बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सहर फातिमा है। मैं सीनियर लेक्चरर हूँ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल थेरेपी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, और मेरे साथ हैं डॉक्टर वकार अफजल, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल थेरेपी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। जिस मौजू पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो घुटने का दर्द है। हमारे यहाँ हर दूसरे घर में कोई ना कोई इस मर्ज में मुब्तला है। घुटने के दर्द की बहुत सारी वजूहात होती हैं। आज जिस पर हम एक डिस्कशन करेंगे, आज जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, उसे उर्फ़े आम में घुटने का खला कम हो जाना या गैप आ जाना कहा जाता है, या फिर मेडिकल टर्म में हम इसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। बेसिकली इस वीडियो का मकसद आपको इसके मुतल्लिक, इस मर्ज से मुतल्लिक तमाम अलामात, एहतियाती तदबीर और इलाज से आगाह करना है। अब हम डॉक्टर वकार से पूछते हैं कि सर, ये घुटने में खला का कम हो जाना ये क्या है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस ये क्या है? अच्छा, ये जो घुटना है ये दो हड्डियों से मिलकर बनता है, जिसे फीमर टिबिया और उसके ऊपर एक छोटी सी और बोन होती है जिसे पटेला कहते हैं। इन दोनों हड्डियों के दरमियान में एक कुशन होता है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। जब वो कार्टिलेज जो है उसमें तोड़-फोड़ का अमल शुरू होता है तो उसको हम कहते हैं डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, जो वक्त के साथ साथ आना शुरू होता है और इसमें पेशेंट को दर्द महसूस होती है और उठने बैठे चलने फिरने में तकलीफ का सामना होता है। सर, इसकी अलामात क्या हैं और इसकी तशखीस कैसे की जाती है? अच्छा, होता ये है कि पेशेंट को सबसे पहले एक घुटने में दर्द आती है। बहुत रेयर होता है कि दोनों घुटने में दर्द आए, और दर्द के साथ फिर घुटने में सोजिश आनी शुरू हो जाती है और उसका चलना फिरना जो है वो मुश्किल होता है। वो ज़्यादा चल ले तो दर्द आ जाती है। वो जब बैठा होता है तो उठने की कोशिश करता है तब उसको दर्द आती है। यूजली देखा जाता है कि ऐसे पेशेंट जो है ज़मीन पे बैठना उठने की मुश्किल होता है। और फिर ये है कि वक्त के साथ साथ जो है इसकी शिद्दत बढ़ती रहती है, और इसकी तशखीस हम इस तरह से करते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी पेशेंट का पूरा जो है कंप्लीट चेकअप करते हैं, और उसमें फिर रेंज ऑफ मोशन, यानी उसके जो जोड़ है वो कितना बेंड हो जाता है या कितना सीधा सीधा हो जाता है घुटने का जोड़ जो है, उसमें पेन कितनी है और उसकी सेवेरिटी कितनी है। ये सारी चीज़ें हमें बता देती हैं कि पेशेंट को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटने में खला कम हो रहा है या गैप आ रहा है, इस किस्म की चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाता है। फिर ये है कि इसकी तशखीस में सम टाइम हमें एक्सरे वगैरह भी करवाना पड़ता है। किसी दूसरे लैब टेस्ट की ज़रूरत यूजली नहीं पड़ती है। एक्सरे भी हम इसलिए करवाते हैं कि हम देख सकें कि जो इसके ग्रेड हैं वो 0 to 4 होते हैं। जैसे जैसे मर्ज की शिद्दत बढ़ती है तो वो पहले फर्स्ट ग्रेड में था, फिर वो 4 तक पहुंच जाते हैं, जिसमें बहुत सेवेरिटी होती है। तो इस तरह से हम इसकी तशखीस करते हैं और ये अलामत होती है। सर, अमूमन ये सुनने में आता है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसकी सेवेरिटी बढ़ती है। जैसे हमारे बड़े कहते हैं कि ये तो उम्र का तकाजा है, ये दर्द तो आनी है, मतलब जैसे हम 60s क्रॉस करेंगे तो क्या सर हमें भी इस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका। उसमें ये है कि अगर सब लोग लेडीज हैं जो 90 ईयर ओल्ड हैं या 70 ईयर ओल्ड हैं या 60 ईयर ओल्ड है, तो आप देखेंगे उनको शायद सबको पेन नहीं होगी। अब बूढ़े तो हुए हैं वो भी, एजिंग के साथ, वक्त के साथ साथ अगर मैं ये मान लूँ कि उम्र के साथ साथ तब्दीली आई है और उम्र के बढ़ने की वजह से ये दर्द आ रही है, तो फिर सबको दर्द होनी चाहिए। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये, जब पेशेंट मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो आप बूढ़े हो रहे हैं, अब जिसको भी हमने देखा है उसको इस तरह घुटने में दर्द आई है, तो 90% लोगों में सबसे पहले एक घुटने में दर्द स्टार्ट होती है। दोनों में इकट्ठे तो होती नहीं है, और एक में ज्यादा दर्द हो रही होती है, दूसरे में होती नहीं है, बहुत कम होती है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपके दोनों घुटने एक साथ पैदा नहीं हुए थे? तो बड़ा फनी सा क्वेश्चन है कि दोनों तो एक साथ ही पैदा हुए थे। तो अगर वो एक साथ पैदा हुए थे तो दोनों घुटनों में उम्र के साथ आने वाली तब्दीली फिर एक जैसी होनी चाहिए थी, जो नहीं है। मसलन एक घुटने में अगर जो हम ग्रेडिंग करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की, तो एक में अगर ग्रेड 3 एक्सरे में नजर आ रहा होता है तो दूसरे में 4 आ रहा होता है, या एक में सेकंड ग्रेड 2 नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और दूसरे में 4 होता है, उससे मिलत नहीं होता है। तो एज के साथ इसको लिंक करना मुनासिब नहीं है। तो उसकी रीजन ये है कि ये जो मैंने शुरू में बताया था कि दो हड्डियां, इनके दरमियान एक कुशन है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, वो डैमेज होती है। तो ये डैमेज होने के प्रोसेस को थोड़ा समझना चाहिए। वो ये है कि ये जो जोड़ है इसके इर्द गिर्द ना काफी सारे मसल हैं, इस साइड पे भी, आगे भी, पीछे भी। तो इनका जो आपस में रिदम है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो स्ट्रेंथ है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है,
वो जब उसमें कोई इम्बैलेंस आता है, उसमें अदम तवाज़ुन आता है, तो तब ये चेंजेस देखने को ज्यादा मिलती हैं, जो ओबियसली एक घुटने में ज्यादा ही होती हैं और एक में कम ही होती हैं। तो एज से लिंक करना इसको थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, ये कि कहना कि 50 क्रॉस करेंगे तो हर पेशेंट वैसे दर्द आएगी, ऐसे नहीं है। अभी तो ये चेंजेस यंगर एज में भी देखने को मिलती हैं। हम देखते हैं कि 25 साल का कोई पेशेंट है, मेल या फीमेल, तो उसमें भी ये चेंजेस ग्रेड 2 में नीओस्टेरोइडाइटिस आ रहा है। तो इसका मतलब है रीजन जो है वो बेसिकली मैकेनिकल डिस्फंक्शन है, यानी एक बिल्डिंग है जो डिफरेंट पिलर्स के ऊपर वो उसका सारा लोड आ रहा है, उनमें से कुछ जो है अपनी स्ट्रेंथ जो है वो उनकी कम हो गई है, या रिदम या कोऑर्डिनेशन जो है वो खराब हो गया ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो एज के साथ ऐसे हो। सर अब इसके इलाज के बारे में जरा आप थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा, इसमें यूजली जो हमारे यहाँ देखा जाता है कि पेशेंट को दर्द आई तो वो किस डॉक्टर के पास जाएगा, या उसको किसी ने रिलेटिव ने या उसके इर्द गिर्द किसी दोस्त ने कहा यार ये मुझे भी थी तो आप ये फलानी आंसर ले लें, कोई पेन किलर ले लें अदरवाइज। तो अच्छा, शुरू में तो वो जब दर्द स्टार्ट होती है तो पेन किलर लेता है तो उसको थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, वो समझता है बस ठीक हो गया मामला। लेकिन ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। जो वेयर एंड टेयर है, जो तोड़ फोड़ है कार्टिलेज में, क्योंकि मस्कुलर इम्बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन में कमी है, एकदम खराब हुआ है, तो विद पैसिव ड्राइविंग ये और बढ़ता रहता है। तो वो उसको एक दिन आता है, उसको दवाई से फर्क नहीं पड़ता, फिर वो इधर उधर भागता है, तो तब तक काफी जो दर्द है वो बढ़ चुकी होती है और काफी सीवियर कंडीशन होती है। दूसरा ये है कि मेडिसिन से अगर हम बाहर निकले तो इसका जो असल ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी है, कि जैसे ही आपको पेन स्टार्ट हुई आप इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दें। फिजियोथेरेपी में जैसे मैं अभी जिक्र किया 2 दफा पहले भी कि रिदम, कोऑर्डिनेशन, मसल की स्ट्रेंथ, उसके ऊपर काम किया जाता है और वो हम करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर ये है कि इसमें हम जो कुछ एडवांस मोडेलिटीज हैं, जदीद मशीनें, वो यूज करते हैं। फिर कुछ पेशेंट की कस्टमाइज एक्सरसाइज है, हर पेशेंट की कोई कुक्ड रेसिपी नहीं है जो सारों के लिए की एक्सरसाइज की जाए, सबके लिए थोड़ा सा उसके मसल इम्बैलेंस को देखते हुए, उसकी कंडीशन को, सेवेरिटी को, जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड है, यानी जो हम अमूमन कहते हैं कि घुटने में खला कम हो गया है या गैप आ गया है या जोड़ घिस गया है, तो उसको देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और कौन सी किस रेपिटेशन में करनी है, क्या ड्यूरेशन होगी, उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो फिजियोथेरेपी में ये चीज़ें, फिर उसके साथ फिर हम थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करते हैं। अच्छा सर, ये तो आपने फिजियोथेरेपी इलाज से रिलेटेड हमें सारा गाइड किया है। हमें थोड़ा सा ये जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। इंजेक्शंस का जो इस्तेमाल करते हैं लोग, मोस्टली मरीज जो हैं वो इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में आप क्या गाइड करें? अच्छा, इसमें जो है वो डिफरेंट चीज़ें यूज होती हैं, ऑपरेशन के हवाले से भी और इंजेक्शन के हवाले से भी। उसमें ये है उन चीज़ों की ज़रूरत शायद तब पड़ती है जब बाकी सारी चीज़ें फेल हो जाए। मसलन अगर आपने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ले लिया फिजियोथेरेपी का, उससे यूजली पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जब वो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, ग्रेड 4 में भी ऐसे है कि बोन जो है, जो आपकी फीमर है, ये जो फीमर बोन है, सम केसेस में होता है ये बिल्कुल साथ लग जाती है और सम टाइम इसने रोड किया होता है नीचे टिबिया को, यानी कि इसके अंदर घुसी हुई है इन अदर वर्ड, तो उस केस में तो यूजली ऑपरेशन ही रिकमेंड किया जाता है। अगर ऑपरेशन नहीं लग रहा, ऑपरेशन अगर नहीं पेशेंट करवाना चाह रहा या उसके कोई दूसरे मिसाइल है कि ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तो और भी मसले होते हैं, डायबिटिक है या हाइपरटेंशन है, इस तरह की और चीज़ें हो सकती हैं, तो फिर वो इंजेक्शन की तरफ जाते हैं और समटाइम उससे भी पेन कम होती है और समटाइम नहीं होती। तो अगर हम टाइमली फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दें और इस रिदम कोऑर्डिनेशन इम्बैलेंस को हम दुरुस्त कर लें तो फिर ऑपरेशन इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बगैर ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सर यहाँ पे एक दिलचस्प सवाल ये है कि बहुत सारे मरीज जो हैं जो हमारे पास आते हैं, आप भी 10-12 साल से ऐसे पेशेंट्स देख रहे हैं, वो यूट्यूब से एक्सरसाइजेस देख कर आते हैं, ठीक है, तो क्या इन पेशेंट्स को खुद से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए यूट्यूब से देखकर? असल में ना हमारी मेडिकल फील्ड में ना एक और स्पेशलाइजेशन का इजाफा हो गया जो पेशेंट ने खुद की है, वो की है गूगल से, वो की है यूट्यूब से, वो की है सोशल मीडिया से। जो चीज़ उसको नज़र आती है, वो कुछ भी उसको नज़र आता है अपने सराउंडिंग में या अपने साथ उसको हेल्थ इशू भी होता है, वो सबसे पहले गूगल पे जाता है, यूट्यूब पे जाता है, तो वहाँ देखता है कि क्या चल रहा है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। तो वहाँ इंफॉर्मेशन तो है लेकिन वो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है, वो आप हर किसी के ऊपर फिट नहीं बैठा सकते। तो जिस तरह सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए कि कुछ भी है, पेट खराब है, खुद से गोली ले ली,
ठीक है, नी में पेन है तो खुद से कोई टैबलेट ले ली, पेन किलर ले ली। तो इसी तरह एक्सरसाइज भी इसी तरह से, एक्सरसाइज भी ट्रीटमेंट होती हैं, वो भी उनकी भी डोजेज होती है, उनकी भी टाइप्स होती हैं, उनका भी कोई ना कोई टाइम होता है करने का। तो सेल्फ एक्सरसाइजेज जो है कुछ पेशेंट को मे भी रिलीफ दें, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन में ये है कि मेजॉरिटी पेशेंट्स हैं उनकी पेन बढ़ जाती है, क्योंकि वो कुछ वो एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं जो जनरलाइज किसी ने बताई होती है यूट्यूब के ऊपर एक जनरल पेशेंट के लिए, तो उनके लिए वो रिकमेंडेड नहीं होती, तो वो नहीं करनी चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। बेहतर ये कि किसी कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट को आप पहले एवेल्युएशन एग्जामिनेशन अपना कंप्लीट कराएं, उसके बाद जो वो आपको एक्सरसाइज रिकमेंड करे, थेरापेटिक एक्सरसाइज जो आपके लिए मुफीद है वो कीजिए। और सर यहाँ पे ये भी एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि बहुत सारे मरीज़ हमें कहते हैं कि ठंडी चीज़ें खाने से उनकी दर्द में इजाफा हुआ, हाँ, ये जो या फालसे का जूस पीने से जो है उनकी दर्द बढ़ गई है, तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये हम ठंडे गर्म वाली जो तस्वीर है ना वो बचपन से सुनते आ रहे हैं। मुझे तो खुद इसका आइडिया नहीं है कि ये तस्वीर कैसे अफेक्ट करती है उसको। अलबत्ता खाने पीने का इसके साथ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ ऐसा लिंक नहीं बनता है कि ठंडा पानी पीने से या कोई इस तरह का जिस तरह आपने कहा फालसे का जूस ठंडा पी लिया तो घुटने में दर्द शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको आपकी यूरिक एसिड हाई है, ठीक है, और आपको डिफरेंट जॉइंट्स में आपको पेन फील हो रही है, तो तब कुछ जो है वो डाइट रिलेटेड आपको करनी चाहिए एहतियातें, वो और बात है। ठीक है। सर हमें ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुतल्लिक क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में ज़रा गाइड कर दें। जैसे मोस्टली जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर ओबीस पेशेंट्स होते हैं, तो ये मरीज़ हमसे पूछते हैं कि क्या वो वॉक कर सकते हैं, तो ये सर इनके बारे में ज़रा। अच्छा, ये जो ओबेसिटी है यानी मोटापा जो है इसमें भी दो तीन चीज़ें ये हैं कि समटाइम तो वो पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब दर्द थी तो मैं चला फिरा नहीं तो मोटापा आ गया, या पहले से मोटापा था तो दर्द शुरू होगी। तो ओबेसिटी मोटापा जो है वो बड़ा कंट्रीब्यूट करता है इसके चेंजेस को जरा फास्ट करने में, स्पीड अप करने में। तो उसका ये है कि अगर मोटापा है, ओबेसिटी है, तो आप चाह रहे हैं आप चलेंगे और घुटने में भी दर्द है, तो फिर चलना बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, उससे पेन बढ़ती है। तो ओबेसिटी को कम करने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए जो एक्सरसाइज का रोल है वो 15 to 20% है। और एक्सरसाइजेस के लिए जरूरी नहीं है कि आपने चाल की एक्सरसाइज करनी है, आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, वो आपको अपर बॉडी की, आपके बाजुओं की, आपकी बैक की जो बैठे या लेटे एक्सरसाइज हो सकती हैं अच्छी, वो आपको बता सकता है, वो करें। और एक अच्छा सा डाइट प्लान लें अपनी ओबेसिटी को कम करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए। अच्छा, दूसरी आपने पूछा कि क्या करना चाहिए ऐसे मरीजों को जिनको मोस्टली सर ये एहतियाती तदबीर जो है, हाँ, उसके बारे में जरा उसमें जनरलाइज बताने लगा हूँ, क्योंकि यंग पेशेंट के लिए थोड़ा सा फर्क होता है, एल्डर के लिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जनरलाइज ये है कि ऐसे पेशेंट को वॉक जो है वो कम करनी चाहिए जब आपको पेन है। जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे फिजियोथेरेपी, उसके साथ भी जैसे जैसे आपको कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट है आपको रिकमेंड करे कि आप वॉक करें तब करें। दूसरा ये है कि अक्सर देखने में आता है कि मरीज की जो जिस बेड पे वो लेटता है, कई दफा उसको उठना पड़ता है, उसे वॉशरूम में जाना, उसने और काम भी करने हैं डेली रूटीन के। अगर तो उसकी हाइट जो है बेड की लो है, लो हाइटेड है बेड या कुर्सी या सोफा जिसके ऊपर वो बैठता है, तो जितनी दफा उठेगा उसके नीज को ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है, और उसकी पेन एग्रीवेट होगी, पेन बढ़ेगी। तो उसके लिए बेस्ट एक सादा सा प्रिंसिपल ये है कि आप उस जगह पे बैठें कि आपकी जो नीज हैं दोनों, वो उनका लेवल थोड़ा सा नीचे हो और जो हिप है आपका वो थोड़ा सा ऊपर वाली सतह पे हो, ऐसे हो, यानी कि आप ऐसी जगह पे बैठे हो कि आपकी हिप का लेवल थोड़ा सा ऊपर और नी के नीचे हो, ताकि आपकी नीज के ऊपर कम एफर्ट लगानी पड़े। ये काम करना है। चेयर, सोफा या बेड, उसकी हाइट जो है अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी है, बड़ा जरूरी है। वाकई में मैंने बता दी। तीसरा स्टेयर्स है। स्टेयर्स जो है कुछ लोग अब रहते ही फर्स्ट फ्लोर में, इनको स्टेयर चढ़ना मजबूरी है, तो स्टेयर यूजली अवॉइड की जाती है। अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो फिर ये है कि क्योंकि दोनों घुटनों में एक जैसी पेन नहीं होती शुरू में, वो लेटर जाके आती है जब उसको अनट्रीट आप छोड़ दे, ट्रीट में करें, तो उसमें ये है कि आपने इसको बोलते हैं हम स्टेयर क्लाइंबिंग के लिए स्टेप अप विद गुड वन, स्टेप डाउन विद बैड वन। यानी जो आपका नी घुटना जिसमें दर्द कम है उससे आप स्टेप करें, स्टेयर क्लाइंब करें, और जिसमें आपकी दर्द ज्यादा है उससे आपने उतरनी है वेट डाल के। हमारे उल्टा कर रहे थे लोग। तो स्टेप वन विद गुड वन, जो अच्छा घुटना है जिसमें दर्द कम है उससे हमेशा स्टेप लें ऊपर चढ़ने के लिए, और स्टेप डाउन करें, नीचे उतरे वजन डाल के जिस घुटने में ज्यादा दर्द है। ठीक हो गया?
अच्छा सर, ये जो नी ब्रेस या नी सपोर्ट है, जिसे लोग कहते हैं कि हमने गर्म पट्टी का इस्तेमाल किया है, तो सर ये ठीक है? अच्छा, ये जो घुटने हम अभी डिस्कस करें, घुटने के खिलाफ हो, घुटने का खिलाफ कम हो गया, गैप आ गई घुटने में, उस केस में वक्ती तौर पे तो शायद इन चीजों से रिलीफ मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा नुकसान होता है। अब ये देखिए ना, ये नी का मॉडल जो है इसके ऊपर जब आप ब्रेस इस तरह सपोर्ट दे लेते हैं इस तरह, तो ये जो पटेला है, चटनी जिसे हम कहते हैं, इसकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होती है और सराउंडिंग में जो मसल है उनके ऊपर भी असर आता है। तो उल्टा जो है कुछ देर के लिए तो शायद रिलीफ मिले, लेकिन उल्टा पेन बढ़ती है। कुछ लोग इसको ज्यादा थोड़ा सुकून मिलता है तो रात को भी लगा के सो जाते हैं, सारा दिन उसको लगाई रखते हैं, तो वो नहीं यूज करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो आप नी ब्रेस यूज करते हैं उसमें एक सुराख होना चाहिए, ओपन पटेला ब्रेस यूज करनी चाहिए, यानी ये वाला एरिया उसका ओपन होना चाहिए, वो यूज करें। अच्छा सर, कुछ लोग जो हैं वो स्टेशनरी साइकिल या ट्रेडमिल भी यूज करते हैं, आपने भी सुना होगा, तो क्या ये ठीक है, उनको यूज करना चाहिए? हाँ, घर में जैसे खवातीन है, उन्होंने बच्चों को भी देखना, हाउस वाइफ है, या कुछ ऐसे है हमारे ऑफिस वर्कर हैं, या वो बहुत ज्यादा बिजी है, उनका शेड्यूल बहुत बिजी है, तो अपने ऑफिस में या घर में वो ट्रेडमिल या वो रख लेते हैं स्टेशनरी बाइक। तो स्टेशनरी बाइक जो है वो बहुत अच्छी है, उसके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, नींद के लिए भी बड़ी अच्छी है, वो बिल्कुल यूज की जा सकती है। ठीक है, अब ये नहीं है कि पेन बहुत ज्यादा है तो पहले दिन बाइक लाके उसको यूज करना शुरू कर दी, शायद पेन कम हो जाए, ऐसा नहीं है, उसका भी एक टाइम है, उसकी भी एक एवेल्युएशन है। उसके बाद जो ट्रेडमिल है यंग पॉपुलेशन के लिए तो चले ठीक हो सकती है, जो एल्डर एडल्ट्स हैं जो थोड़े 50+ हैं तो उनको ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा एहतियात ज्यादा जरूरी है, उसमें उनको अवॉइड करना ज्यादा बेहतर है जब तक वो पूरी ट्रेन ना हो जाए। उसमें मेरे देखने में आया 10-12 सालों में जो पेशेंट देख रहा हूँ, तो मैंने देखा कि वो ट्रेडमिल यूज की थी तो कभी कहीं से मसल पुल हो गया, कभी बैक में पेन आ गई, कभी टांग में पेन आ गई, कभी एंकल में आ गई। तो जिसका पहले नी का मसला है वो तो पहली उसमें गुजर रहा है, उसके लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा ये। जी सर। और सर ये जो स्टिक का इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि ये मैंने देखा है मोस्टली जो है जो पेशेंट्स ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, चलने फिरने के लिए आसानी हो उनको, तो वो एक स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, स्टिक यूज की जा सकती है, ठीक है, बिल्कुल करें अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो, लेकिन उसमें गलती करते हैं पेशेंट की। वो गलती ये होती है कि वो मेरे लेफ्ट अगर नी में पेन है ना तो स्टिक भी लेफ्ट हैंड, इम्पोर्टेंट बात हाँ, और ये बहुत कॉमनली देखा गया है, उसको लेफ्ट साइड भी पकड़ दे कि लेफ्ट नी में पकड़ दर्द है तो लेफ्ट हैंड में उसको पकड़ा होगा स्टिक को, अगर राइट में पेन है तो राइट में पकड़ना है। तो सिंपल सा प्रिंसिपल आपने याद रखना है कि असूल ये है कि जिस साइड पे आपको दर्द है ज्यादा उसके ऑपोजिट साइड पे आपने स्टिक को यूज करना है। मेरा ख्याल है कि इस नशिस्त में हमने कोशिश की है कि हम इस बीमारी से मुतल्लिका हर सवाल को जो है वो प्रॉपर्ली एड्रेस करें, लेकिन अगर आपकी मज़ीद कुछ सवालात हैं तो आप या कोई क्वेरीज हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। सर कोई टेक होम मैसेज आप बताना चाहें? हाँ, हमारे यहाँ ये नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, घुटने में खिलाफ कम होना, ये गैप आना बहुत ज़्यादा कॉमन है और यूजली फीमेल में ज़्यादा है। अब होता ये कि जब पेशेंट को पहले दिन दर्द आती है ना पहली दफा, अगर वो उसी दिन उसके सही इलाज की तरफ यानी फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दे, किसी अच्छे फिजियोथेरेपी को कंसल्ट कर ले, तो सारी जिंदगी समझे उसकी लाइफ में एक सुकून है कि उसको दोबारा इस तरह का इशू शायद नहीं होगा, जो एहतियाती तदाबीर जो एक्सरसाइज बताई जाए। तो अगर वो इस तरफ नहीं आता है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान मिलता है। तो मेरा टेक होम मैसेज ये है कि जब आपको पहले दिन दर्द आए तो बेहतर ये है, आपके लिए बेस्ट ये है कि आप किसी कंसल्टेंट अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और इसको ओवरकम कर लें टाइमली, ताकि आपको जिंदगी में आगे वो जो 90 साल की उम्र में दर्दें आनी है ना, वो मिथ टूट जाए आपकी। वेरी वेल एक्सप्लेन सर, थैंक यू सर वेरी मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।